सुनो, मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। अजनबी, आपने गलत समझा। यह एक झूठ था। शादी के हॉल के अंधेरे में शेरवानी पहने अपने बेटे को लगातार देखते हुए उस आदमी के कंधे कांप रहे थे। खिसक खिसक। बायां पैर घसीटकर चलने की उसकी खास आदत। यह आदमी 20 साल पहले दुबई में लापता हुआ उसका पति ही था, इसमें कोई शक नहीं था। राधा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, उसके समधी विक्रम सिंह ने उसके पति को इमरजेंसी एग्जिट की ओर खींच लिया। ख्वांग। जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, एक दबी हुई चीख सुनाई दी। आखिर समधी और पति के बीच ऐसा क्या हुआ था, और पति को अपने ही परिवार के सामने एक अजनबी की तरह क्यों रहना पड़ रहा था? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शनिवार दोपहर 12 बजे ग्रैंड पैलेस बैंक्वेट हॉल की लॉबी मेहमानों से खचाखच भरी हुई थी। राधा एक सुंदर फिरोई रंग की बनारसी साड़ी में मुख्य मेजबान की कुर्सी पर बैठी मेहमानों को सिर झुकाकर नमस्कार कर रही थी। उसके होठों पर एक मां होने की गर्व भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी भी थी जो मिट नहीं रही थी। काश मेरे पति रमेश हिंदा होते तो कितना अच्छा होता। हम साथ बैठकर अपने बेटे की शेरवानी ठीक करते, उसके कंधे थपथपाते और साथ में हंसते। राधा ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मन को शांत करने की कोशिश की। तभी कुछ ऐसा हुआ। राधा की नजर लॉबी के कोने में एक बब्बे से चौकोर खंभे के पीछे टिक गई, जहां हॉल की चकाचौंध रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उस अंधेरे में एक काले सूट में अधेड़ उम्र का आदमी सांस रोके उन्हीं की तरफ घूर रहा था। जैसे ही उसकी नजर राधा से मिली, वह आदमी हड़बड़ाकर मुड़ा और जल्दी से वहां से जाने लगा। खिसक खिसक। जब भी वह आदमी कदम बहाता, फर्श से एक हल्की सी घिसने की आवाज आती। देखने में उसके पैर बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन आदत के तौर पर बाईं एड़ी को मीन से हल्का सा घसीटने का वह खास अंदाज राधा का दिल धक से रह गया। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह वही कदमों की आहट थी जो 20 साल पहले फैक्ट्री से काम करके लौटने पर उसके पति के घर में घुसते समय आती थी। जवानी में पैर में चोट लगने के बाद यह उसके पति की एक आदत बन गई थी। यह इतनी मिलती जुलती थी कि उसे डर लगने लगा। जैसे ही राधा अपनी जगह से उठने वाली थी, उस आदमी ने फिर से अपनी दिशा बदली। वह शगुन के लिफाफे लेने वाले काउंटर की ओर गया और अपनी जेब से एक मुजातवा सफेद लिफाफा निकाला। काउंटर पर बैठे व्यक्ति के कुछ कहने से पहले ही उसने लिफाफा कोने में खिसकाया और फिर से अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कोई अपराधी हो जिसे किसी की नजर में आना मौत से भी ज्यादा डरावना लगता हो। शादी की रस्में शुरू हो गईं। शहनाई की मधुर ध्वन गूंज रही थी और दूल्हा दुल्हन ने प्रवेश किया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन राधा का ध्यान शादी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार वही आदमी उसके दिमाग में घूम रहा था। राधा बेचैनी से हॉल के पिछले हिस्से की ओर देख रही थी और आखिरकार उसने उस आदमी को एक अंधेरे कोने में फिर से देख लिया। वह आदमी दूर से शेरवानी पहने अपने बेटे रवि कोट कटकी लगाए देख रहा था। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वह अपनी हथेली के पिछले हिस्से से आंसू पोंछ रहा था। यह देखकर राधा का दिल टूट गया। ठीक उसी पल हॉल की एक स्पॉटलाइट घूमते हुए उस आदमी के हाथ पर पूछी। राधा की सांसें जैसे रुक गईं। अंगूठे और तर्जनी के बीच एक टेढ़ा मेहा सा निशान, जैसे किसी चीन से कट गया हो। वह निशान ठीक वैसा ही था जैसा 30 साल पहले फैक्ट्री में मशीन में हाथ आने से उसके पति को लगा था। रमेश। राधा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी और वह गिरने ही वाली थी, जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी। उसका पति हिंदा था, 20 साल पहले दुबई में लापता हो गया था और जिसकी लाश तक नहीं मिली थी, वह आज अपने बेटे की शादी में आया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस करे। यह खुशी थी, दुख था, गुस्सा था या बेबसी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधा मेजबान की कुर्सी से उठी और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे अपने पति के पास जाना था। वह सच में रमेश है या नहीं, यह उसे खुद जाकर देखना था। लेकिन तभी उसके समधी विक्रम सिंह ने उस आदमी को पहले देख लिया। विक्रम सिंह, जो हमेशा शांत और सज्जन दिखते थे, उनकी आंखों में अचानक एक खूंखार चमक आ गई, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वह एक सांप की तरह चुपचाप उस आदमी के पास गए और ऐसी जगह से उसकी कलाई पकी जहां से कोई देख न सके।
बाहर से वह मेहमानों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस आदमी के कान में उन्होंने बेरहमी से फुसफुसाया, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर इस शादी में तमाशा नहीं करना चाहते तो। उस आदमी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत विक्रम के सामने कुछ भी नहीं थी। विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उस आदमी को कोने में बने इमरजेंसी एग्जिट की ओर खींच कर ले गए। राधा मेहमानों के बीच से रास्ता बनाती हुई उनके पीछे भागी, लेकिन वे दोनों इमरजेंसी दरवाजे के पीछे गायब हो चुके थे। जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, दरवाजे के नीचे से अरे की एक दबी हुई चीख और किसी चीज से टकराने की भारी आवाज आई। कमीने, तू यहां क्या करने आया है? वादा तो छा तूने, दफा हो जा यहां से। विक्रम सिंह की कर्कश आवाज सीढ़ियों से गूंज रही थी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों से लुढ़क रहा हो, और फिर तेजी से भागते हुए कदमों की आवाज दूर होती चली गई। राधा ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। अगर उसने अभी दरवाजा खोला तो उसके बेटे की शादी बर्बाद हो जाएगी, मेहमान इकट्ठा हो जाएंगे, उसका बेटा रव्य और बहू प्रिया आ जाएंगे और सब कुछ बिखर जाएगा। और उसके शांत स्वभाव वाले समधी की वह जानलेवा आवाज राधा के कदमों को रोक रही थी। राधा हिम्मत नहीं जुटा पाई और वहीं जमीन पर बैठ गई। कितना समय बीत गया पता नहीं। राधा डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी इमरजेंसी दरवाजा अचानक खुला। विक्रम सिंह बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और वे हाँफ रहे थे। उन्होंने अपनी ढीली टाई को गुस्से से ठीक किया और अपने सूट पर लगी धूल झाड़ी। जैसे ही उनकी नग्न दरवाजे के पास खजी राधा पर पड़ी, वे चौंक गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर ऐसा भाव बनाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नकाब की तरह उन्होंने बड़ी आसानी से एक दयालु मुस्कान ओही और कहा, समधन जी, आप यहां क्या कर रही हैं? चलिए, फोटो खिंचवाने का समय हो गया है। राधा ने कांपते पैरों से किसी तरह खुद को संभाला। उसने बंद दरवाजे और दूर जाते अपने समधी की पीठ को बारी बारी से देखा। राधा को यकीन हो गया था, उन दोनों आदमियों के बीच कोई भयानक राव छिपा था जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी। उसका पति क्यों छिपकर जी रहा था, और समधी ने उसे देखते ही एक जानवर की तरह बर्ताव क्यों किया। शादी के हॉल की चकाचौंध रोशनी के नीचे राधा की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रविवार सुबह 7 बजे लिविंग रूम की खिड़की से आती सुबह की धूप डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थी। राधा मेज पर बैठी ठंडी हो चुकी चाय पी रही थी और कल की उथल पुथल को समझने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। जब भी वह आंखें बंद करती, कल शादी में दिखे उस आदमी की पीठ एक भूत की तरह उसके सामने आ जाती थी। वह कोई अपाहिज नहीं था, लेकिन बायां पैर हल्का सा घसीट कर चलता था और हाथ पर वह टेहा मैहा निशान। क्या वह सच में उसका पति था, या 20 साल की यादों ने एक भ्रम पैदा कर दिया था? राधा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। चाय का कप पकड़े उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। 1 घंटे बाद उसका बेटा और बहू हनीमून के लिए निकलने वाले थे। रवि ने अपने नए घर के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हनीमून से लौटने के बाद प्रिया के साथ रहने का फैसला किया था, इसलिए वह सुबह तक इसी घर में था। कमरे का दरवाजा खुला और रवि बाहर आया। राधा ने अपनी उलझन को छिपाते हुए बरदस्ती मुस्कुराकर अपने बेटे का स्वागत किया। ठीक से सोए? भूख लगी है? माँ कुछ बना दे? नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम एयरपोर्ट पर कुछ खा लेंगे। रवि डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उस बैग को खोला जिसमें कल के शगुन के लिफाफे रखे थे। वह लिफाफों पर लिखे नाम और रकम देखकर एक नोटबुक में ध्यान से लिख रहा था। सामने बैठी राधा चाय का कप कसकर पखे बस अपने बेटे के हाथों को घूर रही थी। राधा का दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। वह बस उस सफेद लिफाफे का इंतजार कर रही थी जो कल उस आदमी ने चुपके से काउंटर पर रखा था। जब भी रवि का हाथ लिफाफों के ढेर में जाता, राधा का दिल और से धड़कने लगता। प्ली वह लिफाफा यही होना चाहिए, राधा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। अरे यह क्या है? रवि ने ढेर के नीचे दबे एक मोटे से हाथ के बने कागज के लिफाफे को उठाते हुए हैरानी से कहा। दूसरे लिफाफों के विपरीत इस पर न तो कोई नाम था और न ही कोई पता। राधा की आंखें चमक उठीं। यह वही लिफाफा था। नाम भी नहीं है और इतना मोटा क्यों है? रवि ने वर्णन का अंदाजा लगाते हुए लिफाफे को खोलने के लिए उसमें उंगली डाली। 1 मिनट रुको। राधा ने अचानक चिल्लाते हुए रवि की कलाई पकड़ ली।
उसने इतनी तेजी से पकड़ा कि मेज पर रखा चाय का कप खनक गया। रवि हैरान होकर अपनी मां को देखने लगा। राधा ने घबराहट छिपाते हुए लिफाफा छीनकर अपने सीने से लगा लिया और शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा, अरे यह मां की एक जानने वाली दी गई हैं। कल इतनी भीड़ थी कि वह बिना मिले ही चली गईं। उन्होंने कहा था कि कुछ महबूरी है, इसलिए नाम नहीं बता सकती। मुझे बाद में उन्हें फोन करके शुक्रिया कहना है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया। रवि ने लापरवाही से लिफाफा राधा को दे दिया। फिर उसने घड़ी देखी और उठ खचा हुआ। अरे समय हो गया। मां, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मैं निकलता हूं। रवि जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगा। राधा दरवाजे तक उसे छोड़ने गई। अच्छे से जाना, वहां बीमार मत पड़ना, उसने कई बार कहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राधा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह कांपते पैरों से डाइनिंग टेबल की ओर भागी। वह सफेद लिफाफा वहीं अकेला पड़ा था। राधा ने इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो उसने एक रहस्यमयी बक्से की तरह उस लिफाफे को उठाया। यह भारी था, उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी। कांपते हाथों से जब उसने लिफाफा खोला तो नए नोटों की महक आई। राधा का मुंह खुला का खुला रह गया। लिफाफे के अंदर बैंक की पट्टी में बंधे 500 रुपये के नोटों की गड्डियां थीं। राधा ने अविश्वास से नोट गिनने शुरू किए। 1, 2, 3। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि उसे कई बार दोबारा गिनना पड़ा। पूरे 100 नोट थे, 5 लाख रुपये। राधा की सांसें रुक गईं। यह कैसा पैसा है? 20 साल तक छिपकर रहने वाला आदमी इतने पैसे कहां से लाया होगा? उसकी हालत अच्छी तो नहीं होगी। हो सकता है वह दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा हो। इस पैसे को जमा करने के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा होगा। भूखा रहा होगा, ठीक से सोया नहीं होगा, अपने बेटे की शादी में शान से शामिल भी नहीं हो सका और चुपके से पैसे देकर चला गया। एक पिता की इस बेबसी को सोचकर उसका दिल फट रहा था। तभी नोटों की गड्डी के बीच से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा हवा में लहराता हुआ नीचे गिर गया। राधा ने जमीन पर गिरे उस कागज को धीरे से उठाया। वह एक पुराना मुआतुआ कागज था। जब उसने उसे खोला तो उस पर पेन से दबाकर लिखे गए कुछ शब्द थे। माम करना, हमेशा खुश रहना। इन शब्दों को देखते ही राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। उस लिखावट में र अक्षर को लिखने का एक खास तरीका था, जैसे कोई लहर हो उसे 2 बार घुमाकर लिखा गया था। यह दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का लिखने का तरीका था, उसके पति का। प्रेम पत्रों में जो वह रात रात भर लिखकर उसके लॉकर में डाल देता था, रवि की स्कूल डायरी में किए गए हस्ताक्षर, फ्रिज पर चिपकाए गए किराने के सामान की लिस्ट। 20 साल बीत जाने के बाद भी उसके पति की यह आदत नहीं बदली थी। वह लहरदार और उसके पति के फिंगरप्रिंट जैसा था। राधा उस लिखावट को मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। राधा ने उस कागज को सीने से लगाया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे। आंसू नहीं है कि कंधे हिल रहे थे, उसके गालों से बह रहे थे। ऐसा लगा जैसे 20 साल से दिल में जमी हुई यादें एक साथ फट पड़ी हों। रमेश, तुम इंदा थे, यह सच था। राधा ने कागज को कसकर पके हुए बुदबुदाया। अगर यह मेरा वहम होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, उसने खुद से कहा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके मन में 99% यकीन हो चुका था। खुशी और राहत की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसका पति हिंदा था। जिस दिन उसे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, उस दिन के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने अपने पति को याद न किया हो, और वह इंदा था। लेकिन यह एहसास भी बस कुछ पल का था। राधा के दिमाग में कल इमरजेंसी एग्जिट पर हुई घटना बिजली की तरह कौंध गई। आखिर क्यों? जो आदमी इंदा होकर अपने बेटे की शादी में आया और खून पसीने की कमाई के 5 लाख रुपये दे गया, वह अपने परिवार के सामने क्यों नहीं आ सका? उसे खंभे के पीछे छिपकर अपने बेटे की शादी क्यों देखनी पड़ी? और उसे अपने समधी विक्रम सिंह के हाथों हलील क्यों होना पड़ा? राधा ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे। उसने 5 लाख रुपये वाले लिफाफे और उस कागज को कसकर पकड़ लिया। अब जब उसे यकीन हो गया था कि उसका पति हिंदा है, तो वह बस कोने में बैठकर रो नहीं सकती थी। उसे अपने पति को ढूंढना ही होगा और उससे पूछना होगा कि इन 20 सालों में क्या हुआ था और क्यों उसने एक बार भी संपर्क किए बिना छिपकर जिंदगी बिताई। राधा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बाहर साफ आसमान को घूरती हुई राधा की आंखों में
अब एक बेवा का दुख नहीं था, अब उसकी आंखों में एक मां और एक पत्नी की सच्चाई जानने की बेताबी थी। हालांकि संपर्क सामने कहीं बता था। सुबह 9 बजे बेटे और बहू के जाने के बाद खाली घर में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। राधा सोफे पर गुमसुम बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग तूफान की तरह चल रहा था। अब दुख में डूबकर रोने का समय नहीं था। अगर उसका पति हिंदा है और कहीं तकलीफ में है तो उसे ढूंढना ही होगा। अचानक शादी वाले दिन की एक याद राधा के दिमाग में कौंध गई। उस दिन बहुत शादियां थीं, इसलिए पार्किंग भरी हुई थी और राधा को अपनी कार बैंक्वेट हॉल के पीछे वाली गली में लगानी पड़ी थी। डैश कैम। राधा की आंखें चमक उठीं। हाँ, कार का पिछला हिस्सा पिछले दरवाजे की ओर था। राधा ने चप्पलें भी ठीक से नहीं पहनी और घर से बाहर भागी। पार्किंग तक दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें फूल गईं। कांपते हाथों से उसने कार का दरवाजा खोला और डैशकैम का मेमोरी कार्ड निकाला। घर लौटकर राधा सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ गई। कार्ड लगाकर फाइल खोलने का वह छोटा सा समय उसे सदियों जैसा लगा। आखिरकार फोल्डर खुल गया और राधा ने शादी वाले दिन दोपहर 12:40 की फाइल ढूंढी। यह वही समय था जब विक्रम सिंह उसके पति को खींच कर ले गए थे। प्ली, कुछ तो रिकॉर्ड हुआ हो। प्ले बटन दबाते ही मॉनिटर पर बैंक्वेट हॉल के पिछले दरवाजे का नहारा दिखने लगा। कुछ देर बाद बंद पड़ा इमरजेंसी दरवाजा की आवाज के साथ खुला। विक्रम सिंह थे। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। उनका चेहरा लाल था और टाई अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी से बर्दस्त हाथापाई की हो। विक्रम सिंह ने हवा में मुक्का मारा और फिर गुस्से में हॉल के अंदर चले गए और कुछ सेकंड बाद राधा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दरवाजे के अंदर के अंधेरे से एक और परछाई लल खाते हुए बाहर निकली। रमेश थे। उसका पति बाईं टांग से बुरी तरह लंगड़ा रहा था। उसे इतनी जोर से मारा गया था कि उसका एक गाल सूज गया था और उसका सूट मिट्टी से सना हुआ था। हे भगवान! रमेश! मॉनिटर को सहलाती हुई राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल बाद अपने पति को ऐसी दयनीय हालत में देखकर उसका दिल टूट रहा था। अकेला रह गया रमेश। एक डरे हुए हिरण की तरह इधर उधर देख रहा था और फिर लंघाते हुए मुश्किल से चलने लगा। वहीं में बात है साथी तरह से किले की मुश्किल से कहानी पास के बस स्टॉप की ओर गया। लगभग 5 मिनट बाद एक हरे रंग की बस स्टॉप पर रुकी और रमेश मुश्किल से उस बस में चढ़ गया। राधा ने तुरंत वीडियो को पॉज किया और स्क्रीन को छूम किया। क्वालिटी खराब होने की वजह से नंबर धुंधला दिख रहा था। राधा ने आंखें सिकोंकर नंबर फटने की कोशिश की। U-S-R 542। राधा ने तुरंत इंटरनेट पर बस का रूट सर्च किया। बैंक्वेट हॉल से होते हुए यह बस पुराना नगर के आखिरी स्टॉप पुराना नगर डिपो तक जाती थी। राधा ने हैरानी से सिर हिलाया। तभी उसे मेंग पर बिखरे 5 लाख रुपए के नोटों की गड्डियों पर लगी कागज की पट्टी याद आई। राधा चुंबक की तरह खींचती हुई मेंग की ओर दौड़ी और उस पट्टी को उठाया। उसने पट्टी को रोशनी में देखा। उस पर एक हल्के बैंगनी रंग की मुहर का निशान था। HDFC बैंक पुराना नगर ब्रांच। राधा के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। बस का रूट और पैसे निकालने वाले बैंक की ब्रांच दोनों एक ही जगह के थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उसका पति निश्चित रूप से पुराना नगर के किसी पुराने जर्जर इलाके में छिपा हुआ था। उसकी तलाश का दायरा पूरे दिल्ली से सिमटकर एक छोटे से इलाके तक आ गया था। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर क्यों उसका पति अपने समधी विक्रम सिंह से मार खाते हुए भी कुछ नहीं बोला? उसे 20 साल तक अपने परिवार को छोड़कर क्यों छिपना पड़ा? यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं हो सकता था, क्योंकि विक्रम सिंह का रवैया बहुत दबंग था और उसके पति का व्यवहार अजीब तरह से दयनीय था। राधा यह सोचकर अपने बेडरूम में गई कि शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने अलमारी खोली और रजाइयों के ढेर में हाथ डाला। उसके अंदर 20 साल पुराने उसके पति के सामान के बक्से छिपे हुए थे। राधा ने सावधानी से उन बक्सों को बाहर निकाला। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। 20 साल में उसने एक बार भी उन बक्सों को नहीं खोला था। बक्से का ढक्कन खोलते ही उसके पति की पसंदीदा चीजें बाहर आईं। एक पुराना टूल बॉक्स, तेल लगे दस्ताने और कई पुरानी स्प्रिंग वाली नोटबुक। राधा ने एक नोटबुक उठाई और उसे खोला। नोटबुक के अंदर पेन से बनाए गए डिजाइन के चित्र भरे हुए थे। वाटर हीटर के पुर्जों के डिजाइन, हीटिंग की क्षमता के कैलकुलेशन, तरह तरह के आइडिया के नोट्स, सैकड़ों पन्नों का रिकॉर्ड था। इससे पता चल रहा था कि उसका पति अपने काम को लेकर कितना जुनूनी था।
नोटबुक के पन्ने पलटते हुए राधा के हाथ रुक गए। एक कोने में लिखे कुछ शब्द उसकी नजर में आए। अपने पार्टनरों के साथ दुनिया का सबसे अच्छा वाटर हीटर बनाने का सपना देखते हुए, हम भाई जैसे हैं। और उसके नीचे 2 नाम लिखे थे, रमेश यादव, विक्रम सिंह। राधा ने अविश्वास से उस नाम को दोबारा पचा। आज की बही कंपनी भारत हीटर्स का मालिक, उसका समधी विक्रम सिंह, कभी उसके पति का बिजनेस पार्टनर था। राधा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय वह घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे बस इतना पता था कि उसका पति एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता है। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका पार्टनर कौन है। राधा ने जल्दी से टूल बॉक्स के नीचे हाथ डाला। नट और बोल्ट के बीच उसे कुछ मिला। यह एक पुरानी तस्वीर थी। उसका कवर फीका पड़ गया था और कोने घिस गए थे। एल्बम खोलते ही फीकी पजी तस्वीरें सामने आईं। राधा एक एक करके पन्ने पलट रही थी, तभी वह एक तस्वीर पर रुक गई। यह फैक्ट्री के उद्घाटन की तस्वीर थी। यह एक ग्रुप फोटो थी। बीच में जवान रमेश खिलखिलाकर हंस रहा था और रमेश के कंधे पर हाथ रखे हुए जो आदमी खसा था वह कोई और नहीं बल्कि जवान विक्रम सिंह था। राधा ने तस्वीर को पलटा। पीछे रमेश की लिखावट में एक पता लिखा था, गुरुग्राम, सेक्टर 18, प्लाट नंबर 123। मेरे सभी सपनों का घर, हमारी फैक्ट्री। राधा ने तस्वीर को कसकर पकड़ा और वापस कंप्यूटर के सामने आ गई। उसने इंटरनेट पर सरकारी भूमि रिकॉर्ड की वेबसाइट खोली, तस्वीर के पीछे लिखा पता टाइप किया और कांपते हाथों से सर्च बटन दबाया। मॉनिटर पर आए रिकॉर्ड को देखकर राधा हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज जहां भारत हीटर्स की दूसरी फैक्ट्री खही थी, वह हमीन, वह सोने जैसी कीमती हमीन, आज भी रमेश यादव के नाम पर थी। एक मरे हुए आदमी के नाम पर अब तक कैसे? राधा ने उलझन में स्क्रीन को देखा। मालिक के नाम के नीचे लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, स्वामित्व हस्तांतरण के लिए प्रारंभिक दावा, दावेदार विक्रम सिंह, 2004 में दर्ज। राधा को इसका मतलब समझ नहीं आया तो उसने इंटरनेट पर प्रारंभिक दावा के बारे में सर्च किया। सर्च रिजल्ट पढ़कर राधा को स्थिति समझ में आ गई। विक्रम सिंह ने 20 साल पहले रमेश के लापता होने के तुरंत बाद हमीन हपने के लिए यह कानूनी दांव खेला था, लेकिन किसी वजह से वह 20 साल बाद भी हमीन अपने नाम नहीं करवा पाया था। राधा ने संबंधित खबरें सर्च की। एक खबर का शीर्षक तुरंत उसकी नजर में आया, भारत हीटर्स फैक्ट्री की हमीन के लिए 100 करोड़ रुपए का मुआवजा तय। मीन के मालिक के न मिलने से मामला अटका। सारी पहेली सुलझ गई थी। विक्रम सिंह उसके पति को एक मरा हुआ आदमी बताकर उसे छिपाकर और धमकाकर क्यों रख रहा था? वजह थी एक 100 करोड़ की हमीन। शायद सिर्फ यही नहीं, उसने जरूर उसके पति की टेक्नोलॉजी चुराई होगी और हमीन भी हपने की कोशिश की होगी। विक्रम सिंह, हमीन बी एब्स खास्ट बात है, तूने मेरे पति की पूरी जिंदगी चुरा ली। राधा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। 20 साल तक उसके पति ने जो दुख झेला होगा, उसे सोचकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राधा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने दरवाजे पर जाकर अपना कोट पहना। मुझे पहले पुराना नगर जाना होगा। उसे अपने पति को ढूंढना ही होगा। उसे आरे पूरी का लगातार रखने किसान है, चाहे इसके लिए उसे पूरा इलाका छान क्यों न मारना पड़े। और विक्रम सिंह के इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश करना होगा। राधा ने एक दृढ़ निश्चय के साथ दरवाजा खोला। ठंडी हवा उसके गालों पर लगी, लेकिन उसकी आंखें एक शिकारी शेरनी की तरह चमक रही थीं। रविवार दोपहर राधा पुराना नगर के उस इलाके में पहुंची जहां पुनर्विकास का काम चल रहा था। वह जगह इतनी उजाड़ थी कि यकीन नहीं हो रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है। लोग जा चुके थे और खाली घर कतार में खड़े थे, जैसे किसी के टूटे हुए दांत हों। जगह जगह लाल पेंट से लिखा था, तोड़ा जाएगा, जो राधा को डरा रहा था। राधा ने अपने बैग से अपने पति की 20 साल पुरानी तस्वीर निकाली। बिना किसी झुर्री के उसके पति का जवानी का चेहरा। राधा ने मन में दोहराया, बायां पैर घसीटकर चलने वाला आदमी, और बिना सोचे समझे पूछताछ शुरू कर दी। माफ कीजिएगा, क्या आपने इस आदमी को देखा है? उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर तस्वीर दिखाई। क्लर्क ने बेरुखी से तस्वीर देखी और हाथ हिला दिया। नहीं पता, यहां ऐसा कोई नहीं रहता। अगला नंबर एक छोटी सी किराने की दुकान का था। बहन जी,
क्या आपने किसी अधेड़ उम्र के आदमी को देखा है जो लंगड़ा कर चलता हो? चलते समय बाईं एड़ी को हल्का सा घसीटता है। दुकान की मालकिन ने मक्खी उड़ाते हुए चिक्कर जवाब दिया, यह पुनर्विकास की वजह से न जाने कितने बेघर लोग आते जाते रहते हैं, मुझे कैसे याद रहेगा? सामान नहीं लेना तो जाओ यहां से। लॉन्ड्री, दवा की दुकान, जनरल स्टोर, जो भी दुकान दिखी वह सब में गई, लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं। पहला दिन ऐसे ही बेकार गया। सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया तो डरावनी गलियों में घूमना मुश्किल हो गया। सोमवार को राधा फिर से पुराना नगर गई। अब उसके अंदर एक बिद्द आ गई थी। वह कल से भी ज्यादा गहरी और अंधेरी गलियों में गई। कबान उठाने वाले बूए, गली के नुक्का पर सिगरेट पीते लौके, जो भी मिला उससे पूछा, लेकिन अब भी उसके पति का कोई सुराग नहीं मिला। उसके पैर सूज गए थे और जूते चुभ रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। लेकिन राधा रुक नहीं सकती थी। वह यहीं कहीं है, मुझे यकीन है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पति पास में ही कहीं सांस रोके रो रहा हो। और मंगलवार की शाम तलाश का तीसरा दिन था। राधा बुरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी और एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। गली के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में, जहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, उसे एक जर्जर से लॉज का बोर्ड दिखा। गुलाब लॉज। पेंट उखड़ चुका था और अक्षर भी धुंधले पाट गए थे। राधा लॉज के बाहर बने चबूतरे पर धम्म से बैठ गई। वह हांफते हुए अपने दर्द करते पैरों को सहलाने लगी। उसे रोना आ रहा था। अगर मैं ऐसे पागलों की तरह घूमकर भी उसे नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा? 3 दिन हो गए हैं। निराशाजनक विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी लॉज का लकड़ी का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और एक झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी मालकिन बाहर आई। वह लगभग 75 साल की रही होंगी। चबूतरे पर बेहाल पटी राधा को देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा। राधा ने भारी शरीर को उठाया। यह आखिरी कोशिश है। साथ यह सोचते हुए उसने मुंह खोला, दादी, क्या यहां रुकने वालों में कोई ऐसा आदमी है जो थोहा लंगसा कर चलता हो? मतलब चलते समय बायां पैर हल्का सा घसीटता हो। दादी ने आंखें सिकोकर सोचना शुरू कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद दादी ने लापरवाही से कहा, हाँ, वह आदमी जो 1 महीने पहले दुबई से आया था। दुबई। यह शब्द सुनते ही राधा का दिल जैसे रुक गया। उसकी सांसें अटक गईं। 20 साल पहले उसका पति वहीं से लापता हुआ था। 3 दिन तक पैरों में छाले पटने तक घूमने के बाद यह पहला पक्का सुराग था। राधा दादी के पास गई और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ, वही आदमी है, दुबई से आया हुआ आदमी। क्या वह अभी यहां है? दादी ने राधा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए शक भरी नजरों से देखा। तुम कौन हो जो उसे ढूंढ रही हो? कोई कर्ज वसूलने वाली हो? नहीं, मैं उसकी पत्नी हूं। 20 साल पहले खो गया था मेरा पति। प्लीज बता दीजिए वह कहां है? राधा की बेबस आवाज सुनकर दादी का रवैया नरम पड़ गया। उन्होंने कुछ देर राधा का चेहरा देखा और फिर अपनी ठुड्डी से ऊपर की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, 3री मंजिल, कमरा नंबर 302। लेकिन वह आदमी किसी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। राधा ने बार बार शुक्रिया कहा और लॉज के अंदर भागी। सीलन और सिगरेट की मिली जुली बदबू से भरा एक तंग गलियारा, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, वह 2-2 करके चार्ज रही थी। उसका दिल फटने को हो रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। 2री मंजिल पार करके 3री मंजिल के गलियारे के आखिर में कमरा नंबर 302 था। दरवाजे के पास पहुंचते ही राधा की नर हमीन पर रुक गई। धूल से सने एक जो ही पुराने जूते। राधा हमीन पर बैठ गई और उन जूतों को उठाया। कांपते हाथों से उसने जूतों का तला देखा। बाएं जूते की एड़ी बाहर की तरफ से अजीब तरह से घिसी हुई थी। दाहिना जूता ठीक था, लेकिन बायां जूता एक तरफ से कटा हुआ था। यह ठीक वैसा ही था जैसा 20 साल पहले उसके पति के जूतों में होता था। राधा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। आंसू बहने लगे। आवाज बाहर न निकले इसलिए उसने अपने होंठ काट लिए। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाने का हैंडल पकड़ा। धीरे से घुमाने पर बिना लॉक किया हुआ दरवाना चर्र की आवाज के साथ खुल गया। दरवाना खुलते ही सीलन और मैगी की मिली जुली गंध आई। बिना खिड़की वाला एक अंधेरा कमरा।
कमरे के एक कोने में एक बनियान पहने आदमी उकू बैठकर पतीले से सीधे मैगी खा रहा था। आहट सुनकर उस आदमी ने चम्मच रोका और सिर उठाया। बई हुई दांझी, ढंसी हुई आंखें, हड्डियों का ढांचा बन चुका शरीर। 20 साल के समय ने उसे बूझा और दयनीय बना दिया था, लेकिन राधा ने उसे एक पल में पहचान लिया। रमेश। उस पल रमेश की आंखों में खुशी से पहले डर दिखा। जैसे उसकी सांसें रुक गई हों, रमेश का चेहरा पीला पा गया। कौन हो? गलत कमरे में आ गई हो, जाओ यहां से। रमेश की आवाज कांप रही थी। राधा को गुस्सा आ गया। 20 साल बाद अपनी पत्नी से मिलकर ऐसी हालत में, और वह पहचानने से इनकार कर रहा था। राधा जूते पहने हुए ही कमरे के अंदर घुस गई। प्लीज जाओ, जाओ यहां से। बहन जी, आपने गलत आदमी देख लिया। रमेश अपना चेहरा छिपाते हुए चिल्लाया। अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार करने की उसकी इस बेवकूफी भरी कोशिश पर राधा की आंखों में गुस्सा भर गया। यह आदमी सच में। राधा ने बिना सोचे समझे रमेश की पीठ पर बोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। आह! एक दबी हुई चीख के साथ रमेश आगे की ओर गिर गया। राधा जोर जोर से चिल्लाई, नाटक बंद करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, बेवकूफ आदमी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? राधा की डांट सुनकर रमेश के कंधे झुक गए। जैसे अब और लाड़ने की हिम्मत न बची हो, उसके शरीर की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। रमेश ने अपना माथा जमीन पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज मुझे बिना पहचाने चली जाओ। मेरे मरने में ही तुम्हारी और रवि की भलाई है। भलाई? कौन सी भलाई? तुम नहीं थे तो हम कैसे जिएंगे? राधा भी रोने लगी और अपने पति का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। क्यों किया ऐसा? क्यों? इंदा थे तो 20 साल तक एक बार भी खबर क्यों नहीं दी? वह छोटा सा कमरा 20 साल के दुख से भरी उन दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। यादें, गुस्सा और राहत के मिले जुले आंसू एक नदी की तरह बह रहे थे। कुछ देर बाद राधा ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे और लाल आंखों से अपने पति को घूर कर देखा। बताओ, रवि की भलाई का क्या मतलब है? तुमने उस समधी, उस कमीने से कोई सौदा किया है? रमेश ने हार मानकर एक गहरी सांस ली। उसने सिर झुकाए हुए मुंह खोला। विक्रम सिंह, उस कमीने ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं सामने आया तो वह रवि की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रमेश ने सिसकते हुए आगे कहा। रवि उसकी कंपनी में काम करता है ना? उसने कहा कि अगर मैं हिंदा लौटा तो वह किसी भी तरह रवि की जिंदगी खराब कर देगा। अभी अभी शादी हुई है हमारे बेटे की, वह उसे बेरोजगार बनाकर उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। उसके पास पैसा भी है और ताकत भी। वह सच में ऐसा कर सकता है। रमेश की आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। यह एक पिता के आंसू थे जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। लेकिन राधा पीछे नहीं हटी। बहाने मत बनाओ। राधा ने अपने बैग से एक कागज निकाला। यह भूमि रिकॉर्ड का मुना, तुआ कागज था। राधा ने वह कागज रमेश के घुटनों के सामने फेंक दिया। रवि का बहाना बनाकर तुम्हें बांध रखा है, लेकिन असली वजह कुछ और है ना? कागज देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास से राधा की ओर देखा। तुम्हारे पास यह फमीन का कागज कहां से आया? विक्रम सिंह 100 करोड़ के मुआवजे और तुम्हारी टेक्नोलॉजी के पीछे पता है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे हस्ताक्षर के बिना वह 20 साल से जमीन अपने नाम नहीं कर पा रहा। यह सब मैंने पता कर लिया है। रमेश अपनी पत्नी की होशियारी पर हैरान रह गया। उसकी पत्नी अब घर पर सिर्फ काम करने वाली सीधी सादी औरत नहीं थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। विक्रम सिंह इंसान नहीं, शैतान है। राधा ने रमेश के चेहरे को सीधे देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, तुम्हारे 20 साल तक गायब रहने की असली वजह। राधा ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उस दिन दुबई की फैक्ट्री में क्या हुआ था? एक एक बात बिना कुछ छिपाए अभी बताओ। राधा की तीखी डांट के सामने रमेश को लगा कि अब और कुछ छिपाया नहीं जा सकता। उसने एक गहरी सांस के साथ सिर झुका लिया। उसके मुंह से 20 साल से दबी एक भयानक सच्चाई बाहर आने लगी। मेरी याददाश्त पूरी तरह से 3 महीने पहले ही वापस आई है। रमेश की आवाज कांप रही थी। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे सिर में चोट लग गई। दर्द से सिर फटा जा रहा था और फिर धुंध में छिपी सारी यादें एक साथ वापस आ गईं। मैं कौन हूं? मेरी पत्नी कौन है? और किसने मुझे मारने की कोशिश की थी? रमेश की आंखें शून्य में देख रही थीं, जैसे 2004 का वह भयानक सपना
उसकी आंखों के सामने चल रहा हो। वह 2004 की बात है। मैं वाटर हीटर टेक्नोलॉजी के सौदे के लिए दुबई गया था। विक्रम सिंह और मैं, हम दोनों। रमेश की आवाज धीमी हो गई। ससर के आखिरी दिन की रात थी। विक्रम ने कहा कि सफलता का जश्न मनाते हैं और एक ड्रिंक ऑफर की। मैंने बिना किसी शक के अपने बिजनेस पार्टनर के हाथ से दी हुई ड्रिंक पी ली। राधा ने सांस रोककर अपने पति की बात सुनी। पीते ही दुनिया घूमने लगी। उसमें नींद की गोली थी। मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं एक उंगली हिला सकूं। रमेश की मुट्ठियां भिंच गईं। मैं होश और बेहोशी के बीच था। तभी विक्रम ने मुझे एक कार में डाल दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि कार कहीं जा रही है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। काफी देर चलने के बाद कार रुकी, एक सुनसान चट्टान के पास, जहां नीचे समंदर था। राधा का चेहरा पीला पार गया। विक्रम ने मेरे पास से मेरा बैग छीन लिया, जिसमें मेरे खून पसीने की मेहनत से बनाए गए वाटर हीटर के डिजाइन और मेरी मुहर थी। फिर वह घिनौनी हंसी हंसते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। यह टेक्नोलॉजी और खामीन मैं तुमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम यहीं आराम करो। और फिर उसने कार को न्यूट्रल में डालकर धक्का दे दिया। मुझे अंदर बैठे हुए राधा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही कार समंदर में गिरी, मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं तो मैं एक मछुआरे के घर पर था। चमत्कारिक रूप से मेरी जान बच गई थी, लेकिन सिर में चोट लगने की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा घर, कुछ भी नहीं। मैं एक बेवकूफ की तरह 20 साल जिया। रमेश की आवाज दर्द से फटी जा रही थी। बिना पहचान पत्र के, बिना भाषा जाने, मैंने उस अजनबी देश में कोयले की खदानों और मछली की फैक्ट्रियों में एक गुलाम की तरह काम किया। दिन में 16-16 घंटे काम करता और सीलन भरे कमरे में बचा खूचा खाकर गुआरा करता। मैंने ऐसे 20 साल गुआरे। राधा का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, यह सीधे सीधे हत्या की कोशिश थी। जिस इंसान को उसका पति, पार्टनर और दोस्त समझता था, उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। राधा ने दांत भींच लिए तो याददाश्त वापस आने के बाद जब तुम भारत आए और उस कमीने से मिले तो उसने क्या कहा? माजी मांगी? रमेश ने कड़वाहट से सिर हिलाया। माजी? सवाल ही नहीं उठता। जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, उसे हिंदा देखकर वह डर गया और फिर तुरंत अपना असली रंग दिखाने लगा। रमेश ने एक सांस ली। उसने मेरी टेक्नोलॉजी चुराकर भारत हीटर्स को खसा किया, लेकिन एक चीज वह हल नहीं कर पाया। वह फैक्ट्री की हमीन और एक 100 करोड़ का मुआवजा। विक्रम ने मेरी मुहर तो चुरा ली थी, लेकिन मेरे पहचान पत्र के बिना वह मीन अपने नाम नहीं कर सका। इसलिए 20 साल तक उसने सिर्फ एक प्रारंभिक दावा करके रखा और मौके का इंतजार करता रहा। रमेश की आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था। और अब जब एक 100 करोड़ का मुआवजा मिलने वाला है, तो उसने मेरी मुहर का इस्तेमाल करके एक जाली हमीन का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि 2004 में ही उसने मुझसे हमीन खरीद ली थी। मेरे लापता होने का फायदा उठाकर वह अदालत में यह जाली कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर हमीन हपना चाहता है। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस आदमी की नीचता की कोई हद नहीं थी। अगर मैं जिंदा लौट आया तो उसका यह सारा नाटक खत्म हो जाएगा और हत्या की कोशिश का मामला भी खुल जाएगा। इसीलिए उस कमीने ने मुझे धमकाया। रमेश की आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने मेरे सामने एक शादी का कार्ड फेंका। रवि का शादी का कार्ड। दुल्हन का नाम प्रिया था, विक्रम की सौतेली बेटी। तब मुझे पता चला कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का दामाद बनने जा रहा है। राधा का दिल धक से रह गया। विक्रम ने कहा, अगर तुम सामने आए तो शादी टूट जाएगी और बेटे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मैं उसे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा ताकि उसे जिंदगी में कभी कोई अच्छी नौकरी न मिले। उसने मेरे बेटे के भविष्य को दांव पर लगा दिया। रमेश के कंधे झुक गए। एक बेटे को आग तो उसको बरावान किया गया है कि भविष्य की धमकी के सामने मैं घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और एक मरे हुए इंसान की तरह जीने के लिए तैयार हो गया। रमेश ने सिसकते हुए कहा, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहता था। मैं चुपके से वहां गया। खंभे के पीछे छिपकर मैंने शेरवानी में रवि का चेहरा देखा। मेरा बेटा बड़ा होकर शादी कर रहा था। मुझे कितना गर्व हो रहा था। लेकिन तभी तुम्हें और विक्रम को पता चल गया। राधा को अब अपने पति का सारा व्यवहार समझ में आ गया था। हॉल के खंभे के पीछे छिपकर रोने की वजह, समधी से मार खाते हुए भी चुप रहने की वजह।
एक पिता के रूप में अपने बेटे को बचाने के लिए 20 साल के अन्याय को पीकर वह फिर से एक परछाई बनने को तैयार था। राधा को अपने पति के दर्द का एहसास हो रहा था। राधा ने अपने पति का खुरदुरा हाथ कसकर पकड़ लिया। राधा ने आंसू पोंछते हुए तीखे स्वर में पूछा, मुहर, तुम्हारी वह मुहर जो उस कमीने ने चुराई थी, वह अभी कहां है? वह जरूर विक्रम के पास होगी। कॉन्ट्रैक्ट को जाली बनाने के लिए उसे 20 साल पहले रजिस्टर्ड हुई असली मुहर ही लगानी होगी। राधा की आंखें चमक उठीं। वही मुहर सबूत है। अगर विक्रम की तिजोरी से तुम्हारी मुहर मिल गई तो यह इस बात का पक्का सबूत होगा कि वह एक हत्यारा और चोर है। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, हमीन हपने के लिए उसने वह मुहर संभाल कर रखी होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वही मुहर उसकी गर्दन का फंदा बनेगी। राधा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हम वह मुहर लेकर आएंगे। उस कमीने ने जो तुम्हारी इंदगी, तुम्हारी अहमीन और हमारे बेटे का भविष्य चुराया है, वह सब हम वापस लेकर आएंगे। 20 साल के बाद पति पत्नी की आंखें एक दृढ़ निश्चय के साथ मिलीं। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक फौलादी इरादा भी था। रमेश ने अपनी पत्नी की दृढ़ता से हिम्मत पाकर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, अब और नहीं, मैं अपने हाथों से उस कमीने को बर्बाद करूंगा। रमेश की आंखों में भी एक आग जल रही थी। 20 साल से दबा हुआ गुस्सा और दर्द जैसे बाहर उबल रहा था। राधा ने उठते हुए कहा, मुझे पहले अपनी बहू को फोन करना होगा। उस कमीने के घर की बनावट और तिजोरी की जगह के बारे में प्रिया सबसे अच्छे से जानती होगी। रमेश ने चिंता से पूछा, क्या वह मदद करेगी? वह उसकी सौतेली बेटी है, फिर भी बेटी तो है। राधा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, वह जरूर मदद करेगी। मैंने सुना है कि प्रिया उस घर में एक नौकरानी की तरह पली बड़ी है। खून का रिश्ता भी नहीं है और उसने बहुत दुख सहे हैं, इसलिए वह विक्रम से नफरत करती है। प्रिया जरूर हमारी तरफ होगी। राधा ने अपनी जेब से फोन निकाला। हनीमून पर मीठे पल बिता रही अपनी बहू को एक कचवा लेकिन जरूरी फोन करना था। 20 साल से छिनी हुई हर चीज को वापस पाने की जंग का आगाह करने के लिए राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल बटन दबाया। जैसे ही राधा ने अपनी बहू को फोन करने के लिए फोन निकाला, खिड़की के बाहर से एक भारी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। इस शांत गली में जहां गाड़ियां कम ही आती थीं, यह आवाज बिल्कुल अलग थी। राधा ने सहज रूप से खिड़की के पास जाकर पुराने पर्दे के बीच से बाहर झांका। एक काले रंग की लखरी कार लॉज के दरवाजे के सामने आकर रुकी। कार के दरवाजे खुले और काले सूट पहने कुछ हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। एक नजरक हत्ता पत्ता पता हर पार हो रही है में ही वे खतरनाक लग रहे थे। राधा का चेहरा पीला पा गया। उसे तुरंत समझ में आ गया, ये विक्रम सिंह के भेजे हुए लोग थे। उन्हें यह जगह कैसे पता चली? यह सवाल उसके दिमाग में आया, लेकिन अभी वजह सोचने का समय नहीं था। राधा जल्दी से लॉज की मालकिन दादी के पास गई। दादी, मैं वही हूं जो अभी 302 नंबर कमरे में गई थी। क्या 301 या 303 खाली है? 301 खाली है, पर हुआ क्या? अभी कुछ मजबूरी है। क्या मैं थोड़ी देर उस कमरे में रह सकती हूं? दादी को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। राधा जल्दी से वापस आई और रमेश से फुसफुसाकर कहा, तुम यहीं रहो, बिल्कुल चुप। मैं बगल वाले कमरे से सब देखूंगी। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहां हूं तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? राधा जल्दी से 302 से निकलकर बगल के कमरे 301 में घुस गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, पुरानी लकजी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। धम धम धम। आदमियों के भारी कदमों की आवाज तीसरी मंजिल पर गूंज रही थी। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। राधा ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्वां, किसी ने 302 का दरवाजा लात मारकर तो था। रमेश, मुझे पता है तू अंदर है। विक्रम सिंह की दहाड़ गलियारे में गूंजी। बगल के कमरे 301 में राधा दीवार से पीठ सटाकर खजी थी और उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। दोनों कमरों के बीच सिर्फ एक पतली सी प्लाईवुड की दीवार थी। बगल के कमरे की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अगर वह यहां पकजी गई तो सब खत्म हो जाएगा। राधा ने खुद को सिकोकर दीवार से सटा लिया। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, रिकॉर्डिंग। मुझे यह सब रिकॉर्ड करना होगा। राधा ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि स्क्रीन हिल रही थी। उसने किसी तरह वॉइस रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। स्क्रीन पर लाल रंग का रिकॉर्डिंग का निशान आ गया। बगल का दरवाजा टूटने की आवाज आई और फिर धड़ाम की आवाज हुई। छी,
कितनी बदबू है, विक्रम सिंह ने नाक बंद करते हुए कहा। वह सीलन भरे कमरे को नफरत से देख रहा था। चूहे के छिपने के लिए बढ़िया बिल है। किसी चीज को लात मारने की आवाज आई। शायद रमेश का खाना खमीन पर बिखर गया था। फिर किसी के कपड़े पकड़ने और उसे बर्दस्ती उठाने की आवाज आई। हिम्मत कैसे हुई तेरी शादी में आने की? वादा तो रहा तूने, विक्रम सिंह गुर्राया। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने पति के साथ एक जानवर जैसा बर्ताव होते सुनकर उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैं बस एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता था और कोई इरादा नहीं था। रमेश की दबी हुई आवाज आई। उसकी आवाज में एक लाचारी थी। राधा का दिल टूट रहा था। धम, किसी के दीवार से टकराने की भारी आवाज आई। तेरा इंदा घूमना ही मेरे लिए खतरा है। तेरी जिंदगी 20 साल पहले दुबई के समंदर में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। कमीने, राधा ने अपने होंठ काट लिए। वह आदमी अपने मुंह से हत्या की कोशिश की बात कबूल कर रहा था। राधा ने फोन को और कसकर पक्का लिया। उसे एक एक शब्द रिकॉर्ड करना था। लाल बत्ती अब भी जल रही थी। तुम्हारी यह शोहरत, यह सब मेरी टेक्नोलॉजी चुराकर बनाई है तुमने। रमेश ने अपना गुस्सा रोक न पाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें 20 साल का दर्द था। राधा ने मन ही मन चिल्लाया, हां रमेश, बोलो। उस कमीने ने जो किया है सब बोलो। विक्रम सिंह की हंसने की आवाज आई। सबूत है तेरे पास? दुनिया जानती है कि यह मैंने बनाया है। तू तो बस एक हादसे में मरा हुआ बेचारा टेक्नीशियन है। विक्रम सिंह ने हंसते हुए रमेश के गाल पर थपकी दी, जैसे किसी की एक को देख रहा हो। विक्रम ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आवाज एक सांप की तरह फुसफुसाती हुई दीवार के पार आई। तुरंत भारत छोड़ दे, वरना तेरे बेटे रवि यादव को मैं समाज में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। गबन का झूठा इल्हाम लगाकर जेल भिजवा दूंगा, तलाक करवा दूंगा और उसे जिंदगी भर के लिए एक नाकाम इंसान बना दूंगा। रवि को कुछ मत करना, रमेश चिल्लाया। लेकिन विक्रम सिंह शायद एक भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके अगले शब्दों ने राधा के दिल को जमा दिया। और सावधान रहना, तेरे बेटे की कार का ब्रेक फेल हो सकता है, जैसे 20 साल पहले किसी का हुआ था। राधा का दिल धक्क से रह गया। वह आदमी अब उसके बेटे को मारने की धमकी दे रहा था। राधा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। डर और गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये ले फ्लाइट के टिकट के पैसे। नोटों के बिखरने की आवाज आई। उसने रमेश के मुंह पर पैसे फेंके थे। याद रखना, इस हफ्ते के अंदर नहीं गया तो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। विक्रम के आखिरी शब्द एक कील की तरह राधा के दिल में चुभ गए। बेटे का अंतिम संस्कार। राधा ने दांत भींच लिए। कदमों की आवाज दूर जाने लगी, लेकिन गलियारे में जाते हुए कदम अचानक रुक गए। राधा का दिल जैसे रुकने वाला था। विक्रम सिंह की मौजूदगी 301 के दरवाजे के ठीक बाहर महसूस हो रही थी। वैसे ये बगल वाला कमरा खाली है क्या? एकदम सन्नाटा है। राधा सांस भी नहीं ले पा रही थी। एक एक सेकंड एक एक साल जैसा लग रहा था। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बह रहा था। कुछ देर बाद उसके एक आदमी ने जवाब दिया, मालिक ने कहा कि कमरा खाली है। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा और चला गया। खैं, नीचे का दरवाजा बंद हुआ और कार के जाने की आवाज आई। तब तक राधा एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। कार के पूरी तरह चले जाने के बाद राधा भागकर 302 में गई। दरवाजा खोलते ही रमेश कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हाथ के लाल निशान थे और एक होंठ फट गया था जिससे खून निकल रहा था। मीन पर पैसे बिखरे हुए थे। रमेश के कंधे झुके हुए थे, जैसे उसने सब कुछ छो दिया हो। राधा के पैरों में जान नहीं बची और वह वहीं बैठ गई, लेकिन उसने हाथ में पकड़ा फोन नहीं छोड़ा। राधा ने आंसू पोंछे। कांपते हाथों से उसने रिकॉर्डिंग बंद की। 7 मिनट 23 सेकंड। विक्रम सिंह की कही हर बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसकी आंखों से डर गायब हो गया था और उसकी जगह एक ठंडी, तीखी नफरत ने ले ली थी। राधा ने जमीन पर बिखरे पैसे एक एक करके उठाए। मैं भागूंगी नहीं। राधा की आवाज धीमी और दृढ़ थी। उस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की और अब वह मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। ब्रेक फेल करने की बात की, बेटे के अंतिम संस्कार की। राधा अपनी जगह से उठी। कोने में दुबके रमेश के पास जाकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। उठो रमेश। रमेश ने हैरानी से अपनी पत्नी को देखा। ये रिकॉर्डिंग लेकर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। उस कमीने ने 20 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी। 20 साल में लातों ने वाज वन तुम को मार में लगा रखा और अभी हमारे बेटे को धमकाया है।
सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। राधा ने फोन को कसकर पकड़ लिया। इस छोटी सी मशीन में विक्रम सिंह को बर्बाद करने का सबूत था। अब और सहने का समय नहीं था, अब जवाब देने की बारी थी। अगले दिन सुबह राधा ने रमेश को लॉज में सुरक्षित छिपा दिया और पुलिस स्टेशन की ओर चल दी। रात भर में हासिल की गई रिकॉर्डिंग वाली फोन उसके बैग में गहराई में रखी थी। इस सबूत से हम उस कमीने को पकड़ सकते हैं। राधा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। जांच अधिकारी लगभग 35-40 साल का एक तेज आंखों वाला आदमी था। राधा द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग सुनते हुए उस अधिकारी का चेहरा गंभीर होता गया, लेकिन 7 मिनट की रिकॉर्डिंग खत्म होने पर अधिकारी ने एक गहरी सांस ली और फोन को मेज पर रख दिया। मैडम, इसके आधार पर धमकी का मामला बनाना मुश्किल है। इसमें सीधे तौर पर मारपीट की कोई आवाह नहीं है। राधा को गुस्सा आ गया। क्या मुश्किल है? इसमें 20 साल पहले की गई हत्या की कोशिश का कबूलनामा भी है। उसने मेरे बेटे की कार का ब्रेक फेल करने की बात कही। उसने मेम पर हाथ पटक कर कहा, लेकिन अधिकारी ने सिर हिला दिया। उस मामले में समय सीमा का भी मुद्दा है, और अगर वह कह दे कि उसने नशे में बकवास की थी तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे मामलों को एक अच्छा वकील आसानी से खारिज कर सकता है। आप मुश्किल में पड़ सकती हैं। फिर अधिकारी ने अपनी आवाज धीमी की ओर इधर उधर देखा। विक्रम सिंह जैसे आदमी के पास बड़ी लॉ फर्म होगी। बिना ठोस सबूत के आप उन पर आरोप लगाएंगी तो वह आप पर ही झूठे आरोप और मानहानि का केस कर देंगे। राधा की बोलती बंद हो गई। उसे लगा था कि रिकॉर्डिंग ही काफी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसके कदम भारी हो गए थे। कानून और पुलिस सब पैसे और ताकत वाले विक्रम सिंह के पक्ष में थे। इससे विक्रम को नहीं पकड़ा जा सकता। इस शहर में वह कानून से ऊपर था। उसे दुनिया से नफरत हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय हनीमून से लौटे रवि और प्रिया राधा के घर आए। माँ, हम आ गए। दरवाजा खोलकर अंदर आए। रवि ने देखा कि घर खाली है। रवि ने लिविंग रूम में नहरदोआई और डाइनिंग टेबल पर बिखरे कागज देखे। भूमि रिकॉर्ड, एक लॉ फर्म का कार्ड और किसी कागज पर जल्दबाजी में लिखा एक पता। रवि को हैरानी हुई। उसकी मां, जिसने जिंदगी भर घर संभाला था, वह इन कागजों को क्यों देख रही थी? तभी दरवाजा खुला और राधा अंदर आई। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। राधा ने बेटे और बहू को देखते ही चौंक गई। अरे, तुम लोग कब आए? राधा ने बेटे को देखते ही जल्दी से मेज पर रखे कागज अपने बैग में भर लिए। रवि को अपनी मां का व्यवहार अजीब लगा। उसके जूतों पर कीच लगा था और उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, जैसे वह रात भर सोई न हो। वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी मेज पर रखा राधा का फोन बजा। गुलाब लॉज। कॉलर का नाम देखकर राधा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फोन छीनकर अपने बेडरूम में चली गई। दरवाजा बंद करके वह धीमी आवाज में बात करने लगी। रवि के मन में एक बेचैनी होने लगी। कहीं उसकी मां किसी धोखाधड़ी या खतरनाक कर्म में तो नहीं फंस गई। उस दोपहर राधा यह कहकर फिर से जल्दी में बाहर चली गई कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है। रवि ने प्रिया से इजाजत ली और चुपके से अपनी मां का पीछा करने लगा। राधा ने बस पकजी और पुराना नगर के पुनर्विकास वाले इलाके की ओर चल दी। रवि ने एक टैक्सी ली और कुछ दूरी बनाकर पीछा करने लगा। जैसे जैसे इलाका पुराना और जर्जर होता गया, रवि की चिंता बढ़ती गई। मां ऐसी जगह पर क्यों आई हैं? एक टूटी फूटी गली के आखिर में गुलाब लॉज का एक पुराना बोर्ड दिखा। अपनी मां को उसके अंदर जाते देखकर रवि हैरान रह गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रवि भी सावधानी से लॉज के अंदर गया। चरमराती लकड़ी की सीढ़ियां छोकर वह तीसरी मंजिल पर उस 302 नंबर कमरे के सामने खड़ा हो गया जहां उसकी मां गई थी। कमरे के अंदर से हल्की बातचीत की आवाज आ रही थी। रवि ने अपना कान दरवाजे से सटा दिया। रमेश, पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, चलो हम यहां से चले जाते हैं। एक अजनबी थकी हुई आदमी की आवाज थी। रमेश। रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी मां को रमेश कहने वाला यह आदमी कौन था? कहीं मां? रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। एक छोटा सीलन भरा कमरा। उसकी मां के सामने एक दयनीय हालत में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि और उस आदमी की नजरें मिलीं। रवि ने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा। गहरी झुर्रियां, कहीं कहीं सफेद बाल, बेजान आंखें। वह एक बेघर आदमी जैसा लग रहा था,
लेकिन उस अजनबी बूए के चेहरे पर कुछ और भी था। लिविंग रूम में 20 साल से रखी हुई तस्वीर, जिसमें उसके पिता जवान और आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। पापा। रवि पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिता की 20 साल पहले दुबई में एक हादसे में मौत हो गई थी। हर साल वे उनकी बरसी मनाते थे, लेकिन आज उसके सामने उसके पिता इंदा थे, वह भी इतनी दयनीय हालत में। रमेश ने अपने बेटे को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। रवि। रमेश ने जल्दी से एक चादर खींचकर अपना चेहरा ढक लिया और कोने में दुबक गया। वह अपने बेटे को इस हालत में नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने रवि को और भी पागल कर दिया। उसका दुख तुरंत गुस्से और नफरत में बदल गया। आप हिंदा थे? यह सब क्या है? रवि चिल्लाया। हिंदा थे तो 20 साल तक एक बार भी खबर क्यों नहीं दी? आप जानते थे कि मां ने 20 साल अकेले कितनी तकलीफें सही हैं। हम आपको मरा हुआ समझकर हर साल आपकी बरसी मनाते रहे और आप ऐसे छिपकर जी रहे थे। रवि की चीख उस छोटे से कमरे में गूंज रही थी। राधा ने रवि के सामने आकर रोते हुए कहा, रवि, पापा से ऐसे बात मत करो, वह हमसे नफरत नहीं करते। तुम्हारे ससुर विक्रम सिंह ने पापा की यह हालत की है। ससुर जी? रवि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राधा ने अपना कांपता हुआ फोन निकाला और पिछली रात जान पर खेलकर रिकॉर्ड की गई फाइल चलाई। रिकॉर्डिंग में विक्रम सिंह की आवाज गूंजने लगी। बेटे की कार का ब्रेक फेल होते नहीं देखना चाहता तो इस हफ्ते के अंदर नहीं गया तो बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। यह वही आवाज थी जिसने शादी के दिन प्यार से आशीर्वाद दिया था। सच्चाई का सामना करते ही रवि का चेहरा पीला पा गया और फिर गुस्से से लाल हो गया। जिस इंसान को वह सम्मान देने की कोशिश कर रहा था, उसकी पत्नी का पिता असल में उसके अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहा था और अब उसे भी मारने की धमकी दे रहा था। यह सोचकर उसके सब्र का बांध टूट गया। विक्रम सिंह, कमीना कहीं का। रवि ने दीवार पर मुक्का मारा। वह तुरंत बाहर जाने के लिए मुआ। मैं जाकर उस इंसान को मार डालूंगा। तभी रमेश घिसटता हुआ आया और रवि का पैर पककर गिंगिशाने लगा। नहीं रवि, अभी जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। वह शैतान है, वह कुछ भी कर सकता है। यह सब देखकर भी आप कहते हैं कि मैं चुप रहूं? आपको जरा भी गुस्सा नहीं आता? रवि चिल्लाते हुए अपने पिता को हटाने लगा, लेकिन तभी वह रुक गया। उसके पिता की उंगलियां मोटी और कटी हुई थीं और उनकी त्वचा कछुए की खाल की तरह सख्त और फटी हुई थी। यह 20 साल तक एक गुलाम की तरह काम करने वाले पिता के हाथ थे। रवि ने उन हाथों को देखकर कुछ बोल नहीं पाया। रमेश ने अपने बेटे की आंखों में देखकर जैसे खून थूकते हुए कहा, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अभी जाओगे तो तुम्हारा और प्रिया का तलाक हो जाएगा और तुम्हें समाज में कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें अपनी तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। रवि जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। 20 साल की यादें, अपने पिता को न बचा पाने का अपराध बोध और विक्रम सिंह के लिए उबलती नफरत उस छोटे से कमरे में भर गई थी। कुछ देर रोने के बाद रवि ने आंसू पोंछे और सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक कमजोर बेटे का भाव नहीं था। अब उसकी आंखों में अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले एक मुखिया का भाव था। रवि ने अपने पिता के खुरदुरे हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। पापा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। उस इंसान को मैं बर्बाद करूंगा हर हाल में। लॉज से लौटने के बाद रवि पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे अपनी पत्नी को यह भयानक सच बताना चाहिए कि प्रिया के पिता ने उसके अपने पिता को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह छिपा नहीं सकता था। विक्रम सिंह से लड़ने के लिए उसे घर के अंदर से किसी की मदद की जरूरत थी। अगली सुबह रवि ने डाइनिंग टेबल पर प्रिया से भारी मन से बात शुरू की। प्रिया, वो घबराना मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रवि ने सब कुछ बता दिया कि उसके पिता, जिन्हें वह मरा हुआ समझता था, जिंदा हैं, कि उसके ससुर विक्रम सिंह ने 20 साल पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी और अब भी धमका रहे हैं। प्रिया हैरान रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रवि ने गहरी सांस ली। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी यकीन न करे या अपने पिता का पक्ष ले, लेकिन प्रिया की प्रतिक्रिया उम्मीद से अलग थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मान कर दो रवि, और पापा जी से भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। सच तो यह है कि मैं भी उस आदमी से नफरत करती हूं। रवि ने हैरानी से अपनी पत्नी को देखा। जब मैं कॉलेज में थी
तब मां ने दूसरी शादी की थी। मैंने उस आदमी को कभी अपना परिवार नहीं माना। उसने मां और मुझे बस एक खुशहाल परिवार का दिखावा करने के लिए इस्तेमाल किया, और मेरे असली पापा की जो जायदाद मां को मिली थी वह सब भी उसने अपने बिजनेस में डुबा दी। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मां के पास अब कोई पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बंधक की तरह जी रही हैं। मुझसे भी वह हमेशा कहते थे कि मैं किसी काम की नहीं हूं, इसीलिए मैं जल्दी से शादी करके उस नर्क जैसे घर से निकलना चाहती थी। रवि ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। प्रिया भी एक पीड़िता थी। वे दोनों तुरंत राधा के घर गए। रमेश भी लॉज से निकलकर राधा के घर आ गया था। चारों लोग पहली बार एक साथ बैठे थे। रमेश, राधा, रवि, प्रिया। एक गंभीर पारिवारिक बैठक शुरू हुई। रमेश प्रिया को देखकर सिर नहीं उठा पा रहा था। बहू, मैं तुमसे नौरे नहीं मिला पा रहा। प्रिया ने रमेश का खुरदुरा हाथ पकड़ा। पापा जी, ऐसा मत कहिए। मैं उस आदमी की बेटी नहीं हूं। न खून का रिश्ता है, न कोई प्यार। हम सब ठीक कर देंगे। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी बहू के प्यार भरे शब्दों से उसका दिल भर आया। सिर्फ रिकॉर्डिंग काफी नहीं थी, एक मजबूत, निर्णायक सबूत की जरूरत थी। प्रिया की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मां ने एक बार नशे में सौतेले पिता को कहते सुना था कि वह अपनी जान से भी ज्यादा कीमती कागन बेडरूम की तिजोरी में रखते हैं। वहां जरूर कुछ होगा। राधा ने पूछा, क्या तुम वह तिजोरी खोल सकती हो? मैं अंदर जा सकती हूं। मां का बहाना बनाकर जाऊंगी तो किसी को शक नहीं होगा। चर्चा के बाद रविवार दोपहर 2 बजे का समय तय हुआ। यह वह समय था जब विक्रम सिंह गोल्फ खेलने के लिए घर से बाहर रहते थे। रविवार दोपहर 2 बजे प्रिया आराम से विक्रम सिंह के बंगले में दाखिल हुई। मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए सूप लेकर आई हूं। रवि कार में इंतजार कर रहा था। प्रिया ने घर की नौकरानी से कहा, आंटी, मां को फल खाने का मन कर रहा है, क्या आप ले आएंगी? मैं मां के साथ हूं। नौकरानी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। प्रिया की मां दूसरी मंजिल के बेडरूम में सो रही थीं। घर खाली होते ही प्रिया ने पिछला दरवाजा खोला और रवि को अंदर बुला लिया। दोनों दबे पांव दूसरी मंजिल पर विक्रम सिंह के स्टडी रूम में घुस गए। किताबों की अलमारी के पीछे दीवार में छिपी एक काले रंग की लोहे की तिजोरी थी। पासवर्ड क्या होगा? प्रिया को विक्रम सिंह की कही एक बात याद आई। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। प्रिया ने विक्रम सिंह का जन्मदिन डाला। बीप बीप, पासवर्ड गलत होने का अलार्म बजा। रवि और प्रिया के पसीने छूट गए। 5 बार गलत पासवर्ड डालने पर सिक्योरिटी कंपनी को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता था। सबसे अच्छा दिन, जन्मदिन नहीं तो। प्रिया के दिमाग में एक याद कौन थी। विक्रम सिंह जब भी शराब पीते थे तो एक तारीख की बहुत तारीफ करते थे, जिस दिन भारत हीटर्स ने पहली बार बड़ी सफलता हासिल की थी, यानी कंपनी की स्थापना की तारीख। प्रिया ने कांपते हाथों से नंबर डाले। टिक, तिजोरी का दरवाजा खुल गया। एक हाथ से बने कागन के लिफाफे में रमेश यादव के नाम की पुरानी मुहर और वाटर हीटर के डिजाइन के असली कागन रखे थे, और उसके नीचे एक और नया लिफाफा था। 1 मई 2004 का हेमीन का कॉन्ट्रैक्ट। कागन को जानबूझकर पुराना दिखाने के लिए मोमा गया था, लेकिन उस पर लगी मुहर की स्याही एकदम नई थी। मिल गया, रवि ने फुसफुसाया। यह इस बात का पक्का सबूत था कि 20 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट अभी बनाया गया था। जैसे ही वे सबूत लेकर निकलने वाले थे, दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो अपना पर्स ही भूल गई। नौकरानी उम्मीद से पहले लौट आई थी। रवि और प्रिया स्टडी रूम के दरवाजे के पीछे छिप गए। नौकरानी के दूसरी मंजिल पर आने की आवाज आई। बिटिया, आप ऊपर हैं क्या? कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। उनका दिल फटने को हो रहा था। अगर वे यहां पके गए तो सब खत्म हो जाएगा। तभी प्रिया ने एक फैसला किया। उसने रवि को इशारा किया और चुपके से निकलकर बेडरूम में चली गई और ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल जमीन पर पटक दी। चटाक। अरे, यह कैसी आवाज है? नौकरानी घबराकर बेडरूम की ओर भागी। इस मौके का फायदा उठाकर रवि स्टडी रूम से निकला और दूसरी मंजिल की बालकनी से कूद गया। उसकी हथेली छिल गई थी और खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। प्रिया बेडरूम से ऐसे निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह सॉरी आंटी, गलती से परफ्यूम गिर गया, मैं साफ कर देती हूं। बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्रिया ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद गली में खड़ी कार में रवि और प्रिया फिर मिले, हांफते हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर जीत की मुस्कान दी। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। उस रात
राधा के घर पर चारों लोग बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर असली मुहर, डिजाइन के कागज और जाली कॉन्ट्रैक्ट रखे थे। रमेश ने 20 साल बाद अपनी मुहर को छूते हुए रो दिया। रमेश यादव के 3 अक्षर उस पर साफ साफ खुदे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा ली हो। राधा ने दृढ़ता से कहा, अब तैयारी पूरी हो गई है। कल भारत हीटर्स के नए प्रोजेक्ट की घोषणा है, वहीं पर हम इस सब का पर्दाफाश करेंगे। रवि ने सिर हिलाया। मैं कल इवेंट हॉल के साउंड और वीडियो सिस्टम को कंट्रोल कर लूंगा। जैसे ही विक्रम सिंह माइक पखेंगे, सब लोग सच्चाई जान जाएंगे। प्रिया ने भी अपना फोन उठाया। मैं पत्रकारों को एक सनसनीखेज खबर का ईमेल भेज देती हूं। कल इवेंट हॉल में मीडिया की भीड़ लग जाएगी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। राधा ने कहा, कल विक्रम सिंह की दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे पति को तकलीफ देने की सजा उसे अपने आंसुओं से चुकानी होगी। बाहर जैसे कल के निर्णायक दिन का ऐलान करते हुए पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे उसी होटल का ग्रैंड बॉलरूम जहां रवि और प्रिया की शादी हुई थी। भारत हीटर्स और देश की एक बड़ी कंपनी के बीच एक बड़ी निवेश और टेक्नोलॉजी के समझौते का कार्यक्रम था। हॉल पत्रकारों और इंडस्ट्री के लोगों से भरा हुआ था। कैमरों के फ्लैश चमक कर रहे थे। मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था, भारत हीटर्स, भविष्य की ओर एक छलांग। विक्रम सिंह एक शानदार सूट में एक आरामदायक मुस्कान के साथ सबसे हाथ मिला रहे थे। आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला था। मंच के पीछे भी कंपनी के एक अधिकारी ने विक्रम सिंह से पूछा, क्या यह नई टेक्नोलॉजी सच में आपने अकेले बनाई है? विक्रम सिंह ने बेशर्मी से जवाब दिया, बिल्कुल, यह मेरे 20 साल के खून पसीने का नतीजा है। कार्यक्रम शुरू हुआ। विक्रम सिंह मंच पर गए और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। बाईं स्क्रीन पर उनके चुराए हुए वाटर हीटर के डिजाइन दिखाए जा रहे थे। इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी से हम दुनिया पर छा जाएंगे। विक्रम सिंह का भाषण अपने चरम पर था। तभी हॉल के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। विक्रम सिंह ने माथे पर बल डाला। इसके तुरंत बाद स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, तेरी जिंदगी 20 साल पहले दुबई के समंदर में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, कमीने। इस बार मेरे बेटे की कार का ब्रेक फेल हो सकता है, जैसे 20 साल पहले किसी का हुआ था। इस हफ्ते के अंदर नहीं गया तो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। यह सीधे सीधे हत्या की धमकी की रिकॉर्डिंग थी, वह भी विक्रम सिंह की अपनी आवाज में। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या हो रहा है? विक्रम सिंह का चेहरा पीला पाट गया। यह क्या बकवास है? बंद करो इसे। साउंड वाला कहां है? विक्रम सिंह माइक पर चिल्लाया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। तभी हॉल का बड़ा दरवाजा खुला। एक शानदार सूट में एक आदमी आत्मविश्वास से अंदर आया। उसके बाल करीने से कटे हुए थे। वह कुछ दिन पहले लॉज में दुबका हुआ दयनीय बूढ़ा नहीं था। उसके कंधे सीधे थे और सिर ऊंचा था। वह रमेश था। उसके पीछे राधा महबूती से खजी थी। रमेश ने बिना माइक के एक गरजती हुई आवाज में कहा, वह टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है, वह मेरी टेक्नोलॉजी है जिसे आपने 20 साल पहले मुझे मारकर चुराया था। हॉल में हलचल मच गई। लोग रमेश को देखने लगे। यह कौन है? विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, यह पागल बेघर आदमी है, इसे बाहर निकालो, सिक्योरिटी। लेकिन पत्रकार रमेश पर टूट पड़े। कैमरों ने रमेश का चेहरा क्लोजअप किया। तभी मंच की बही स्क्रीन पर तस्वीर बदल गई। राधा द्वारा तैयार की गई फाइल दिखने लगी, 20 साल पुरानी। रमेश की नोटबुक के पन्ने एक एक करके दिखाए जा रहे थे। नोटबुक के डिजाइन और विक्रम सिंह द्वारा अभी अभी दिखाए गए डिजाइन की तुलना की जा रही थी। वे हूबहू एक जैसे थे। नोटबुक पर तारीख 2004 की थी और लेखक का नाम था रमेश यादव। यह इस बात का पक्का सबूत था कि विक्रम सिंह ने 20 साल पहले टेक्नोलॉजी चुराई थी। हॉल में हंगामा मच गया। पत्रकार पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहे थे। क्या यह सच है? डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं। इस अफरा तफरी के बीच रवि और प्रिया मंच पर छा गए। प्रिया ने विक्रम सिंह को घूरते हुए माइक पकड़ा। मैं गवाह हूं। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मेरी मां की दूसरी शादी के बाद मैं इस परिवार का हिस्सा बनी, लेकिन मैंने इस आदमी को कभी अपना पिता नहीं माना। इस आदमी ने परिवार को सिर्फ एक दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं यहां सच्चाई बताने के लिए खड़ी हूं। प्रिया ने एक पारदर्शी बैग में रखी चीजों को ऊपर उठाया। एक मुहर और एक पासपोर्ट लापता हुए।
रमेश यादव जी की मुहर और पासपोर्ट विक्रम सिंह के बेडरूम की तिजोरी में क्यों छिपे हुए थे? हॉल में और भी हंगामा मच गया। पत्रकार लगातार कैमरे चला रहे थे। रवि ने पत्रकारों को एक कागज दिखाया। यह कॉन्ट्रैक्ट देखिए, तारीख 2004 की है, लेकिन इस पर लगी मुहर की स्याही अभी सूखी भी नहीं है। यह एक लापता आदमी की मुहर चुराकर जाली कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सीधा सीधा धोखा है। वही कंपनी का अधिकारी अपनी जगह से उठ खसा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। यह एक धोखा आदमी आपके धोखा जाल किया। यह एक धोखा के तरह सामना होगा। है, इस समझौते को रद्द करो। हम ऐसे धोखेबाज के साथ काम नहीं कर सकते। अधिकारी ने कागज जमीन पर फेंके और हॉल से बाहर चला गया। दूसरे लोग भी बबाते हुए जाने लगे। देखते ही देखते हॉल में भगदड़ मच गई। विक्रम सिंह चिल्लाया, नहीं, यह सब झूठ है। ये लोग मुझसे पैसे ऐंठने के लिए यह सब कर रहे हैं। विक्रम सिंह मंच से भागने लगा। वह सीढ़ियों से उतरकर पिछले दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस ने भागते हुए विक्रम सिंह को रोक लिया। विक्रम ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विक्रम सिंह, आपको हत्या की कोशिश, धमकी देने, जाली दस्तावेज बनाने और टेक्नोलॉजी चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा दी। खट्ट की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। विक्रम सिंह का चेहरा बिगड़ गया। 20 साल में बनाई गई उसकी सारी ईच में समाज एक पल में मिट्टी में मिल गई। हथकड़ी पहने विक्रम सिंह जब रमेश के सामने से गुजरा तो उसने दांत पीसकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन रमेश अब डरा नहीं। उसने विक्रम सिंह की आंखों में सीधे देखा और शांत धीमी आवाज में कहा, विक्रम सिंह, अपनी सजा पूरी करके आना। उम्मीद है तब तक तुम एक इंसान बन जाओगे। विक्रम सिंह को पुलिस घसीटते हुए ले गई। उसकी पीठ को हजारों कैमरे लाइव दिखा रहे थे। देश भर में यह खबर फैल रही थी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बने उद्योगपति का चौंकाने वाला दोहरा चेहरा। विक्रम सिंह की बर्बादी पूरी दुनिया देख रही थी। सब कुछ शांत होने के बाद हॉल खाली हो गया था। कुछ देर पहले का शानदार मंच अब सूना लग रहा था। तनाव खत्म होते ही रमेश के पैरों में जान नहीं बची और वह ललका गया। राधा ने उसे मजबूती से सहारा दिया। कोई बात नहीं रमेश, मैं हूं। अब सब खत्म हो गया। रवि और प्रिया पास आए। चारों लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस रो रहे थे। रमेश ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। रवि 20 साल में पहली बार अपने पिता के गले लगा था। उसे अपने बात ने पिता के शरीर की वह गर्मी महसूस हो रही थी जो उसे बचपन में याद नहीं थी। यह 20 साल के अन्याय को धो देने वाले जीत के आंसू थे। मौसम बदला और वसंत आ गया। सड़कों पर फूल खिले थे और लोग हल्के कपड़ों में घूम रहे थे। टीवी पर विक्रम सिंह के मुकदमे की खबर आ रही थी। हत्या की कोशिश, धमकी, जाली दस्तावेज, टेक्नोलॉजी चोरी, सारे आरोप साबित हो गए थे और उसे लंबी सजा होने की उम्मीद थी। जो आदमी कभी इंडस्ट्री का बादशाह था, वह आज कटघरे में सिर झुकाए खसा था। रमेश ने पेटेंट ऑफिस में भी केस जीत लिया था। विक्रम सिंह द्वारा चुराई गई टेक्नोलॉजी का असली हकदार उसे माना गया। 20 साल की रॉयल्टी रमेश के खाते में आ गई और एक 100 करोड़ रुपए का फैक्ट्री की फामीन का मुआवजा भी मिल गया। 20 साल का अन्याय आज उसे अंकों में वापस मिला था। रमेश सबसे पहले सरकारी दफ्तर गया। 20 साल पहले खोया हुआ अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। रमेश यादव जी, आपका कार्ड बन गया है। क्लर्क ने नया आधार कार्ड देते हुए कहा, आपने बहुत इंतजार किया। रमेश ने वह छोटा सा प्लास्टिक कार्ड लिया। उस पर रमेश यादव और उसकी तस्वीर साफ साफ छपी थी। 20 साल बाद उसे अपनी पहचान वापस मिली थी। अब रमेश भारत के एक नागरिक के रूप में सम्मान से जी सकता था। रमेश ने कार्ड को सहलाते हुए अपनी आंखें पोंछीं। क्लर्क ने चिंता से पूछा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने सच में बहुत लंबा इंतजार किया है। कुछ दिनों बाद रमेश और राधा लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। रमेश, इन पैसों का क्या करें? राधा ने पूछा। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिनकी टेक्नोलॉजी किसी ने चुरा ली होगी। छोटे छोटे आविष्कारक। मैं उन लोगों की मदद के लिए एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूं। राधा ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा विचार है। हमें जो मदद मिली वह हम दूसरों को देंगे। दोनों ने मुआवजे का एक हिस्सा फाउंडेशन बनाने के लिए अलग रखने का फैसला किया। रवि के लिए भी अच्छी खबर थी। कंपनी में विक्रम सिंह के लोगों को हटा दिया गया था
और रवि की काबिलियत को पहचाना जाने लगा था। उसे एक नए प्रोजेक्ट का टीम लीडर बना दिया गया था। अब उसे किसी की जी हुरी करने की जरूरत नहीं थी। प्रिया ने भी एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने सौतेले पिता से सारे रिश्ते तो धो दिए और उस घर में कैद अपनी मां को अपने साथ ले आई। उसकी मां पहले तो डर रही थी, लेकिन प्रिया ने उन्हें हिम्मत दी। प्रिया ने अपनी मां के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। प्रिया और उसकी मां आखिरकार विक्रम सिंह की परछाई से आहाद हो गईं। सप्ताहांत की शाम थी। राधा के घर की रसोई से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही थी। राधा सुबह ही बानहार गई थी। वह रमेश की पसंदीदा सब्जियां और पूरियां बना रही थी। मेही पर खाना एक एक करके रखा जा रहा था। रमेश एप्रन पहने रसोई में मदद कर रहा था। अब वह एक बेघर दयनीय आदमी नहीं था। वह एक साधारण साफ सुथरे कपों में एक परिवार का मुखिया था। दरवाजा खुला। माँ, पापा, हम आ गए। रवि और प्रिया हाथों में तोहफे लिए अंदर आए। उनकी जोशीली आवाज से घर भर गया। रमेश ने एप्रन उतारते हुए बेटे और बहू का स्वागत किया। वह खिलखिलाकर हंसा। आओ आओ, भूख लगी होगी। माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। चारों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। गर्मा गर्म चावल और पूरियां परोसी गईं। 20 साल बाद और जिंदगी में पहली बार पूरा परिवार एक साथ रात का खाना खा रहा था। राधा ने रमेश को मेम की मुख्य कुर्सी पर बिठाया। यह घर के मुखिया की जगह थी जो 20 साल से खाली थी। रमेश कुर्सी पर बैठते हुए भावुक हो गया। रमेश ने धीरे धीरे मेम पर नड़ दौड़ाई। उसकी प्यारी पत्नी राधा उसके सामने बैठी थी। उसका महबूब बेटा रवि उसके बगल में था। उसकी प्यारी बहू प्रिया मुस्कुरा रही थी। सब उसे देखा है रहे थे। रमेश ने कांपते हाथों से चम्मच उठाया। उसका गला भर आया था। 20 साल तक उसने अकेले खाना खाया था, ठंडा खाना, दूसरों का दिया हुआ खाना। लेकिन आज वह अपने परिवार द्वारा बनाए गए गर्म खाने के सामने बैठा था। रवि ने हंसते हुए कहा, पापा, खाना खाइए। रमेश ने अपनी आंखों में आए आंसू रोके। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 साल से वह जो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका, एक साधारण सा वाक्य, मैं खाता हूं। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत स्वादिष्ट है, सच में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, रमेश ने कहा। चारों लोग मेज पर बैठकर बातें करने लगे। रवि ने ऑफिस की बातें की। प्रिया ने अपनी दुकान की तैयारियों के बारे में बताया। रमेश यह सब सुनकर खुशी से मुस्कुरा रहा था। यह होता है परिवार। यह वह पल था जिसका उसने 20 साल से सपना देखा था। दीवार पर परिवार की तस्वीरें लगी थीं। 20 साल पुरानी जवान रमेश और राधा की तस्वीर, रवि के पहले जन्मदिन की तस्वीर, और उसके बगल में एक नई तस्वीर थी। कुछ दिन पहले स्टूडियो में खिंचवाई गई चारों की तस्वीर। रमेश, राधा, रवि, प्रिया सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। यह खोए हुए 20 साल के बाद परिवार का फिर से मिला हुआ समय था और यह समय अभी शुरू हुआ था। आने वाले दिन उनका इंतजार कर रहे थे। घर में खुशी की हंसी गूंज रही थी। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं। मैं हर किसी को व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। आज का दिन आपका खुशहाल और स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। यह एक प्रेरणादायक कहानी थी।